गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है। 12 बजकर अब ठीक 53 मिनट हो गए हैं और तारीख आप जानते हैं, आज 13 अप्रैल 2021 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। सारे के सारे लोग फटाफट से यहाँ पर मौजूद हो जाइए और जल्दी से बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। और हम सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। हम शुरुआत कर चुके हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के बारे में। और आधुनिक भारत में हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या भारत में यूरोपियों का आगमन। द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का ही अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक फॉर द डे, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, हिंदी में लिखेंगे भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, या भारत में नवीन राज्यों का उदय। और इस टॉपिक में हम उन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, हम उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली पहले मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे या मुगल एम्पायर में हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कमजोर होने लगी, मुगल साम्राज्य वीक होने लगा, कमजोर होने लगा, तो मुगलों के ही अलग अलग प्रांत या अलग अलग सूबों के सूबेदारों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। और हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट नए राज्यों का उदय हुआ, जिनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। और इसमें हमें मेनली किस किस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले अधिकार ही किस पर किया गया, बंगाल पर अधिकार किया गया। इसके बाद इसके अलावा हम पढ़ेंगे अवध राज्य के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे हैदराबाद स्टेट या हैदराबाद राज्य के बारे में। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे मैसूर स्टेट या मैसूर राज्य के बारे में। इसी टॉपिक में हम बात करेंगे सिख स्टेट या सिख राज्य के बारे में। इसी में हम पढ़ेंगे मराठास एंड पेशवाज। मराठा और पेशवा राज्य के बारे में। इसी में हम बात करेंगे जाट स्टेट या जाट राज्य के बारे में। और इसी में हम बात करेंगे राजपूत स्टेट या राजपूत राज्य के बारे में। आप सब जानते हैं कि जो आज वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र है, वही पहले कहलाया करता था बंगाल प्रांत या बंगाल राज्य, जो मुगल साम्राज्य के अधीन ही एक सूबा हुआ करता था, जहां पे मुगलों के सूबेदार मुगलों के अधीन रहकर शासन किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल्स कमजोर हुए तो बंगाल के सूबेदारों ने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और वही आप जानते हैं कहलाए बंगाल के नवाब। अवध जो आज अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ क्षेत्र है,
आप सब जानते हैं उसी को पहले क्या कहा जाता था? अवध राज्य कहा जाता था। कन्नौज से लेके कर्मनाशा नदी तक का जो भाग्य था, जो भाग था, उसी को क्या कहा जाता था? अवध स्टेट कहा जाता था। पहले अवध मुगलों के अधीन सूबा था, वहां पर भी सूबेदार हुआ करते थे, लेकिन जब मुगल्स कमजोर हुए तो अवध के सूबेदारों ने खुद को अवध में इंडिपेंडेंट घोषित किया, वो कहलाए अवध के नवाब। हैदराबाद जो मुगल साम्राज्य के ही अधीन एक सूबा हुआ करता था, जिसे आप डेक्कन या दक्कन कहते हैं, तो वहीं पर हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई और हैदराबाद के जो स्वतंत्र शासक थे वो कहलाए हैदराबाद के निजाम। इसके बाद जो आज आप सब जानते हैं कर्नाटका का मैसूर क्षेत्र है, वो भी पहले मुगलों के अधीन था और मैसूर राज्य की स्थापना हुई इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, जहां पर हम बात करेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। सिख स्टेट में हम मेनली पंजाब के बारे में बात करेंगे, पहले सिख गुरुओं के बारे में बात करेंगे और फिर आप सब जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के बारे में बात होगी। पंजाब स्टेट में मराठास और पेशवास, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मराठाओं के अंतिम पेशवा तक के बारे में हम बात करेंगे मराठास और पेशवास में। इसके अलावा हम भरतपुर, मथुरा के निकट भरतपुर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जाट स्टेट में, और जो आज राजस्थान का जयपुर अलवर क्षेत्र है वही राजपूताना कहलाता था, जिसमें हम राजपूत स्टेट की बात करेंगे, जिसमें मेली, आमेर और मारवाड़ की बात होगी। जो आज जयपुर है वही कहलाता था आमेर और जो आज जोधपुर है वो कहलाता था मारवाड़। उसके बारे में हम बात करेंगे किसमें? राजपूत स्टेट में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया का एक और टॉपिक, विच इज नोन एज राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, या भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य के अधीन भारत का सबसे ज्यादा संपन्न, अमीर और समृद्ध प्रांत हुआ करता था बंगाल। इसीलिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में स्थापित की थी, लेकिन जाकर अधिकार सबसे पहले कहां पर किया? बंगाल पर किया। इसीलिए इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात ही किस राज्य के बारे में कर रहे हैं? हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के बारे में, जो वर्तमान में वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा क्षेत्र है। इसी को पहले क्या कहा जाता था? बंगाल। इसी को बंगाल कहा जाता था। हल्की सी ब्राइटनेस कम करना, एक बार देख लेना, मेरे को भी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है ना? सर आपने कहा कि बंगाल सबसे समृद्ध देश है। अबे गधे, मैंने कहा सबसे समृद्ध राज्य था। आज तो बंगाल की कंडीशन बहुत खराब है, तो बंगाल की कंडीशन ठीक करने जा तो रहे हैं मोदी जी। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आपके बंगाल का उद्धार होने ही वाला है। बस नतीजे आने दीजिए, एक बारी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि बंगाल की समृद्धि वापस आती है या नहीं आती है। बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था, लेकिन उसे सबसे गरीब प्रांत अंग्रेजों ने कैसे बनाया, इसी के बारे में तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी में तो हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य के बारे में।
पिंटू पूछ रहा है वेस्ट बंगाल में कौन जीतेगा, ये आपको पूछने की जरूरत है? अरे खुदा भी जानता है भाई, भगवान को भी पता है कौन जीतेगा, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कौन जीतेगा? नतीजे आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बंगाल के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1599 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर ली। इसके बाद धीरे धीरे पहले मद्रास शहर की स्थापना, फिर बंबई शहर की स्थापना और फिर बंगाल के 3 गांव, याद है कल ही लिखवाए थे, सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर। इन्हीं तीनों ग्रामों पर, इन्हीं तीनों गांवों पर आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई और अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। कहां पर? बंगाल में। अंग्रेज केवल व्यापारियों की तरह, केवल ट्रेडर्स की तरह बंगाल में व्यापार कर रहे थे। लेकिन जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब के मरने के बाद बहुत तेजी से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। कहने का मतलब, वो मुगल साम्राज्य जो सबसे ज्यादा अमीर और संपन्न हुआ करता था, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बहुत ही बढ़िया। रश्मि है या रेशमी है पता नहीं, लिखा तो रेशमी हुआ है। सर मैप पर बताइए, अगर आपको मैप पर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा कहाँ है, यदि आपको ये नहीं पता है तो तुरंत इस बैच को छोड़ दीजिए और जाकर दोबारा से स्कूल में एडमिशन लीजिए, 4वीं 5वीं क्लास में। क्योंकि यदि आस पड़ोस के किसी 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे से आपने पूछ लिया ना कि बेटे जरा मैप पर बताना वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा कहाँ है, तो वो भी बता देगा आपको और हंसेगा भी। हंसेगा इसलिए और आपसे कहेगा कि आपको ये भी नहीं पता। अगर हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी आपको हिंदुस्तान के राज्यों या हिंदुस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, यदि आप उन्हें भी मैप पर नहीं पहचान सकते हैं तो फिर क्या फायदा? बताइए, हिस्ट्री स्पेशल पढ़ने का क्या फायदा? जी, तो 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसी के बाद से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। लेकिन जब भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब, तो लिखेंगे इन 1700 मुगल एम्परर औरंगजेब appointed मुर्शीद कुली खान Aurangzeb appointed Murshid Quli Khan as the Subedar of Bengal. सन 1700 ईस्वी में, सन 1700 ईस्वी में घबराइए नहीं, इतिहास में आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्योग्राफी का काम है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। ठीक है, मैप और मानचित्रों की जो परवाह है वो ज्योग्राफी में कीजिए, इतिहास में नहीं। ठीक है ना, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैप से संबंधित कोई सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
सन 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान नामक व्यक्ति को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया मुर्शीद कुली खान। उस समय बंगाल की राजधानी, दैट टाइम द कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज ढाका। उस समय बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। और आप जानते हैं कि ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है। सर हिंदी में बताइए। बेटे मैंने कौन सा अरबी और फारसी बोली है, मैं तो सारा का सारा हिंदी में ही बोल रहा हूं। सारी की सारी कहानी आपको हिंदी में ही समझा रहा हूं। आपको कौन सी हिंदी चाहिए? समझ के बाहर है अपने तो। कौन सी हिंदी सुननी है आपको? मैं तो सारी बात हिंदी में ही कर रहा हूं। मैंने तो अभी तक अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट नहीं बोला। बताइए, मैं यहां से हिंदी बोल रहा हूं और वो आपको अरबी फारसी सुनाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है ना? कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है। उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, और हम सब जानते हैं कि आज ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन 1707 ईस्वी में हम सब जानते हैं औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु हुई। और जब औरंगजेब मरा 1707 ईस्वी में, तो औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद सबसे पहले आया बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर 1712 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। इसके बाद आया जहांदर शाह, जो 1712 से लेकर 1713 तक मुगल बादशाह रहा। और फिर जहांदर शाह के बाद आया फर्रुख शीर, जो 1713 ईस्वी से लेके 1719 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह रहा। लेकिन जब भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुख शीर, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी फर्रुख शीर के ही समय में वो बंगाल सूबा जो अभी तक मुगलों के अधीन था, खुद को मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और कहा कि अब हम मुगलों के अधीन रहकर नहीं, बल्कि मुगलों से स्वतंत्र होकर बंगाल में शासन करेंगे। लेकिन हम मुगलों को उनका राजस्व, उनका रेवेन्यू भेजते रहेंगे। इसी वजह से जो अभी तक कहलाता था मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार, अब ये क्या बन गया? बंगाल का सबसे पहला नवाब। और इसने खुद को बंगाल में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल का सबसे पहला नवाब, बंगाल का फर्स्ट नवाब या प्रथम नवाब, ही कौन बना? मुर्शीद कुली खान बना। सत्रह सौ 13 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक बंगाल का सबसे पहला नवाब बना मुर्शीद कुली खान। इसी मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में अपने ही नाम पर एक शहर बसाया, जिसे आप मुर्शिदाबाद के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। और इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से
मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। और हम सब जानते हैं बंगाल की नई राजधानी बन गई मुर्शिदाबाद। लेकिन हम सब जानते हैं 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा अंग्रेजों को एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया गया, एक स्वर्णिम फरमान दे दिया गया, जो कि बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की ही परमिशन थी, या टैक्स फ्री ट्रेड परमिट था अंग्रेजों के लिए। और जब अंग्रेजों के द्वारा ये अधिकार प्राप्त कर लिया गया, या फिर ये परमिट हासिल कर लिया गया मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा, तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया बंगाल में। कहने का मतलब, एक तरफ बंगाल में इंडिपेंडेंटली शासन कर रहा था मुर्शीद कुली खान, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बंगाल में व्यापार कर रहे थे ब्रिटिशर्स और अंग्रेज। अभी तक सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल थी। मुर्शीद कुली खान 1713 ईस्वी से लेके 1727 ईस्वी तक बंगाल का पहला नवाब रहा, और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब बन गया, लिखेंगे शुजाउद्दीन। जो 1727 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक, जो 1727 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बना, जो कहलाता है शुजाउद्दीन। और ध्यान रखेंगे, शुजाउद्दीन के ही द्वारा 1733 ईस्वी में बिहार पर अधिकार कर लिया गया, और शुजाउद्दीन के द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया अली वर्दी खान नाम के व्यक्ति को। सत्रह सौ 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन के ही शासनकाल में बिहार पर कब्जा हुआ बंगाल के नवाबों का, और अली वर्दी खान को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, और शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना सरफराज खान। जो 1739 से लेके 1740 तक बंगाल का अगला नवाब हुआ। लेकिन जब सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बना, तो ध्यान रखेंगे, सरफराज खान के शासनकाल में जो बिहार का सूबेदार हुआ करता था अली वर्दी खान, उसने सरफराज खान के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो 1740 में, तो 1740 ईस्वी में दोनों के बीच में एक बैटल लड़ा गया, जो कहलाता है बैटल ऑफ घेरिया, जो कहलाता है घेरिया का युद्ध। और ये जो घेरिया का युद्ध था, ये लड़ा गया बिटवीन सरफराज खान एंड अली वर्दी खान। सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच घेरिया का युद्ध लड़ा गया, या बैटल ऑफ घेरिया लड़ा गया, जिसमें अली वर्दी खान डिफीटेड एंड किल्ड सरफराज खान, जिसमें अली वर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी। एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, और खुद अली वर्दी खान ही बन बैठा बंगाल का अगला नवाब। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बना अली वर्दी खान।
जो 1740 से लेके 1756 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब बना। और ध्यान रखेंगे, अली वर्दी खान ही कहलाता है द ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का महानतम या सबसे महान नवाब ही कौन कहलाता है? अली वर्दी खान। और ध्यान रखेंगे, अली वर्दी खान ही वो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के मंसूबों को समझ गया था, जो ये समझ गया था कि अंग्रेज यहां पर आए केवल व्यापारियों के तौर पर हैं, लेकिन व्यापार की आड़ में वो हम पर अधिकार करना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस भारत में या बंगाल पर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान हैं, ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज। अली वर्दी ने कहा कि यदि आप अंग्रेजों को पालेंगे मधुमक्खियों की तरह, यदि इन्हें पालेंगे, इन्हें फेवर करेंगे, तो इनसे हमें बहुत ज्यादा शहद मिलेगा, यानी कि हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यदि इनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो इनका नेचर बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह है, यदि इनको छेड़ेंगे तो मधुमक्खियों की तरह काट काट कर जान ले लेंगे। ऐसा नेचर है किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। लेकिन सिचुएशन अभी भी क्या थी? अंडर कंट्रोल थी, क्योंकि अभी भी मुख्य रूप से जो डोमिनेंस चल रहा था बंगाल में वो किसका चल रहा था? बंगाल के नवाबों का चल रहा था। अली वर्दी खान के ही शासनकाल में 1751 ईस्वी में हुई ट्रीटी विद मराठास, अली वर्दी खान के द्वारा मराठाओं से संधि की गई और जो उड़ीसा प्रांत हुआ करता था, उड़ीसा प्रांत से मराठाओं ने चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। अली वर्दी खान के ही शासनकाल में मराठाओं के साथ बंगाल के नवाबों की एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, जिसके तहत जो उड़ीसा प्रांत था वहां से मराठाओं ने चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। मराठा साम्राज्य में एक प्रकार का कर हुआ करता था जिसे चौथ कहा जाता था, और कुल पैदावार का जो 1/4 भाग हुआ करता था वो मराठा वसूल किया करते थे। कहां से? उड़ीसा प्रांत से। ये महत्वपूर्ण काम किसके समय में हुआ? अली वर्दी खान के समय में हुआ। लेकिन 1756 ईस्वी में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, तो क्योंकि अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए अली वर्दी खान के ही नवासे को या नाती को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया, जिसे आप जानते हैं सिराजुद्दौला के नाम से। बंगाल का अगला नवाब बन गया सिराजुद्दौला, जो 1756 से लेके 1757 ईस्वी तक बंगाल का अगला नवाब रहा। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। इसका वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। और ध्यान रखेंगे, मात्र 23 वर्ष की आयु में ही
बंगाल का नवाब बना दिया गया किसको? सिराजुद्दौला को। और जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो हम सब जानते हैं उस समय ब्रिटिशर्स व्यापार कर रहे थे कलकत्ता में और फ्रेंच, और जो फ्रांसीसी थे वो व्यापार कर रहे थे चंद्रनगर में। कल ही लिखवाया था आपको चंद्रनगर के बारे में। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, जिसका वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था, जो नाती या नवासा हुआ करता था किसका? अलीवर्दी खान का, तो इसी के शासनकाल में, इसी के कंटेम्प्रेरी अंग्रेज कलकत्ता में और फ्रांसीसी चंद्रनगर में व्यापार कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता की और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। और जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के द्वारा कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी गई, तो सिराजुद्दौला के द्वारा ये चेतावनी दी गई, ये वार्निंग दी गई कि अंग्रेज और फ्रांसीसी तुरंत कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दें। उन्हें केवल और केवल बंगाल में व्यापार करने की परमिशन दी गई है, लेकिन वो कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी नहीं कर सकते हैं। किलाबंदी का मतलब किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करके, किसी भी क्षेत्र को हड़प कर उसकी ऊंची ऊंची चार दीवारी कर देना ही क्या कहलाता है? किलाबंदी कहलाता है। जो अंग्रेज कर रहे थे कलकत्ता की और फ्रांसीसी कर रहे थे चंद्रनगर की। जब सिराजुद्दौला के द्वारा वार्निंग दी गई तो ये बात फ्रांसीसियों को तो समझ में आ गई और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दी। लेकिन अंग्रेज नहीं माने और अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी जारी रखी। और जब अंग्रेज नहीं माने और कलकत्ता की किलाबंदी जारी रखी गई, तो ध्यान रखेंगे 1756 ईस्वी में ही सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिशर्स। लिखेंगे सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया गया। 1756 ईस्वी में ही सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिशर्स। (1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया और इसने कलकत्ता का नाम बदलकर रख दिया अपने ही नाम पर या अलीवर्दी खान के ही नाम पर, अली नगर। और हम सब जानते हैं कि कलकत्ता में ही अंग्रेजों का एक किला हुआ करता था जिसे आप फोर्ट विलियम्स के नाम से जानते हैं। तो उस फोर्ट विलियम्स पर भी अधिकार कर लिया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने और कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया गया। और इसके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जो इतिहास में कालकोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीयों का कहना है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर अटैक करने के लिए बनाई थी। लेकिन अंग्रेजों का कहना है कि ये पूरी की पूरी तरीके से सच्ची घटना थी जिसको अंजाम दिया गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। और हम सब जानते हैं इसके बाद 20 जून 1756 को घटित हुई एक घटना जो इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहलाती है कालकोठरी की घटना। नोट कीजिए फटाफट से, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी। इसके बाद 20 जून सन 1756 में एक कालकोठरी की घटना घटित हुई, और कहां पर? कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में। और ये घटना क्या थी? सिराजुद्दौला के द्वारा 146 ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को अरेस्ट करके कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स की ही एक कालकोठरी में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक कालकोठरी को बंद रखा गया, और जब 2 दिन के बाद उस कालकोठरी को खोला गया तो 146 ब्रिटिशर्स में से 123 अंग्रेजों की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, और जीवित बचे केवल 23 लोग। और ये जो 23 लोग जीवित बचे, इसमें से एक जीवित बचने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। और यही विलियम हॉलवेल वो व्यक्ति है जिसने इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को लिखा था, और ये जानकारी दी थी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा 123 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में, या इस कालकोठरी की घटना में। ये बात विलियम हॉलवेल के ही द्वारा सबसे पहले लिखी गई और इसे एक्सप्लेन किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि जैसे ही ये बात सब जगह पता चली कि सिराजुद्दौला के द्वारा कालकोठरी की घटना में 123 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो तुरंत मद्रास प्रेसिडेंसी से, तुरंत मद्रास प्रांत से 2 ब्रिटिश अधिकारी सिराजुद्दौला पर अटैक करने के लिए मद्रास से बुलाए गए, जिनके नाम थे, एक का नाम ध्यान रखेंगे, एडमायरल वॉटसन, और दूसरे ब्रिटिश अधिकारी का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सुना सुना नाम होगा आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही क्या बनेगा? बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बनेगा। एडमायरल वॉटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को तुरंत मद्रास प्रेसिडेंसी से बुलाया गया, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आकर रॉबर्ट क्लाइव के ही नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण किया, और फिर से 1757 ईस्वी में लिखेंगे, अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और जब अंग्रेजों का कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार हुआ, तो ध्यान रखेंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, या रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि हुई, जिसे आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से, जो कहलाती है अलीनगर की संधि। जो बेसिकली सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई, या ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई, देखना, जिसके तहत कुछ शर्तें या कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और वो क्या क्या समझौते थे? सबसे पहला समझौता तो ये कि मुगल बादशाहों के द्वारा जो कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों के पास है, वो बना रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बंगाल के नवाब, पहली शर्त ये। दूसरा, अंग्रेजों को कलकत्ता में किलाबंदी करने की परमिशन मिलेगी। इसके अलावा तीसरा, अंग्रेजों को अपनी शाही टकसालें स्थापित करके सिक्के ढालने की अनुमति कहां पे दे दी जाएगी? बंगाल में दे दी जाएगी। और जितना भी सामान और जितने भी चीजें जब्त कर ली गई हैं या अधिकार में ले ली गई हैं सिराजुद्दौला के द्वारा ब्रिटिशर्स की या अंग्रेजों के, तो वो वापस कर दी जाएंगी। किसको? ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को। और हम सब जानते हैं कि ये ट्रीटी, ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो केवल और केवल इस संधि से ही संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ही सेनापति, जिसका नाम मीर जाफर था, उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 23 जून
1756 को 1757 को एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसे आप बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, या जिसे आप प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यही वो प्लासी का युद्ध होगा जिसमें रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को पराजित करेगा और अंग्रेजों का भारत में या बंगाल में जो डोमिनेंस है वो बढ़ना ही शुरू कब से होगा? आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी के युद्ध के बाद। कहानी जारी रहेगी। आज की कहानी को हम यहीं पर रोक रहे हैं। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया और किस तरीके से अब जो बंगाल के नवाब थे वो अंग्रेजों के ही द्वारा नियुक्त किए जाने लगे, अंग्रेजों के ही द्वारा उनको पेंशनर बना लिया गया। और बस फिर 1775 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स आया जिसने बंगाल से नवाब का पद ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे मुलाकात होती है और कल बैटल ऑफ प्लासी से मुझे याद दिलाना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।